जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में कहा गया है मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, बिल्कुल सही है। भूकंप का अध्ययन सीस्मोलॉजी कहलाता है, बिल्कुल सही है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है, बिल्कुल सही है। कवक अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मेरे भाई कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। अर्थात जो ऑप्शन सी है ये सुमेलित नहीं है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। रेगिस्तान में उगने वाले पादप अर्थात जो पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं। साथियों, ऐसे पौधे या ऐसे पादप जो रेगिस्तान में उगते हैं वह कहलाते हैं जीरोफाइट्स। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रेगिस्तान में जो पौधे हैं उनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। यदि आपसे पूछा जाए रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है तो बताइएगा जीरोफियर कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मानव शरीर का तापमान कितना होता है। देखिए मेरे भाई, मानव शरीर का जो तापमान है वह सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन पैमाने पर 310 केल्विन होता है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। तीनों पैमाने पर यहाँ पर पूछा गया है केल्विन पर, तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हरित गृह गैस है, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत या फिर संकटग्रस्त प्रजाति। साथियों, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका संबंध है ओजोन परत से। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। इसमें क्या है, ओजोन परत को संरक्षण की बात की गई थी, ठीक है। और यदि पूछा जाए क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है तो बताइएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित। यदि पूछा जाए अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है तो बताइएगा सल्फर डाइऑक्साइड। यदि आपसे पूछा जाए रेड डाटा बुक का संबंध किससे है तो बताइएगा संकटग्रस्त प्रजाति से। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते जाओ भाई, बहुत ही काम आने वाले हैं एग्जाम में। यहाँ पर आप 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। अगला है मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो मलेरिया रोग है वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर से। किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया रोग फैलता है। और जिस परजीवी की वजह से मलेरिया रोग होता है उस परजीवी का नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है? प्लाज्मोडियम। और मलेरिया के उपचार में जो कोलेन दवा होती है वह सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मलेरिया रोग में जो अंग प्रभावित होता है उस अंग का नाम है उस अंग का नाम है पीलिया। क्या है? मलेरिया में पीलिया प्रभावित होता है, अर्थात ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपने देखा मैंने यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। चलिए भाई इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की पहली वन नीति कब बनी थी। देखिए यहाँ पर कहा गया भारत की पहली वन नीति जो भैया भारत के स्वतंत्रता से पूर्व बनी थी ब्रिटिश शासन के समय वर्ष 1894 में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
लेकिन यदि आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब बनी, तो बताइएगा वर्ष 1952 में। दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है, बताएंगे आप लोग। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? तो मेरे भाई ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है, इसमें होता है अपघटक। आप सभी को पता है जो अपघटक होते हैं, एक क्या है, सड़े गले जीव जंतुओं के मृतावशेष होते हैं, उनको क्या करते हैं, ये अपघटित कर उसे मृदा में बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर, बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है। तो भैया बांगर और खादर ये मिट्टी हैं, जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। ध्यान रखिएगा साथियों आप लोग, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, क्या है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे कहा जाता है बांगर। क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बांगर। और जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसे कहा जाता है खादर। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और पूछा जाए भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, तो बताइएगा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। पूछा जाए चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, तो बताइएगा लैटेराइट मिट्टी। क्लियर। चलिए अगला है, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी। विश्व वन्यजीव कोष, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा क्या, WWF, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, अर्थात विश्व वन्यजीव कोष। तो इसकी स्थापना हुई थी भैया वर्ष 1961 में। कब हुई थी, वर्ष 1961 में हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो बताइएगा वर्ष 1972 में आया था। क्लियर। क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी आप एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताया करें। मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कमेंट करें भैया, कितना स्कोर किया है, लेकिन कमेंट बहुत कम लोग करते हैं। क्रैकिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो हम कार्बन मोनोऑक्साइड है, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, इसे कहा जाता है दम घोटू गैस। क्या कहा जाता है, दम घोटू गैस कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड को कहा जाता है क्रैकिंग गैस। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे इसे क्रैकिंग गैस क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है मेरे भाई क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, यदि यह लगातार किसी पत्थर पर प्रवाहित होती रहे तो वह पत्थर क्या है, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में क्रैक होकर टूट जाएगा, इसलिए इसको नाम दिया गया क्रैकिंग गैस। क्लियर। चलिए अगला है, सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति का स्थान कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, बुध है, फिर शुक्र है ना, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर क्या है, बृहस्पति है, फिर क्या है, शनि है। तो यहाँ पर पूछा गया बृहस्पति का, तो देखिए पहले नंबर पर बुध है, दूसरे पर शुक्र, तीसरे पर पृथ्वी, चौथे पर मंगल और पांचवें पर बृहस्पति। तो हम कह सकते हैं सूर्य से दूरी के क्रम में जो बृहस्पति का स्थान है वो है पांचवा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है। पर्णहरित का मतलब क्या है, जो क्लोरोफिल है इसमें बताना कौन सी धातु पाई जाती है। तो मेरे भाई इसमें पाई जाती है मैग्नीशियम धातु। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए वायुमंडल में किस गैस का विस्तार सबसे अधिक है, तो बताइएगा नाइट्रोजन का लगभग 78%। ठीक है। यदि पूछा जाए इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो बताइएगा इंसुलिन में भैया जिंक धातु पाई जाती है। पूछा जाए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो बताइएगा हाइड्रोजन को। इतने कम समय में इतनी सारी डिटेल आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है। चलिए भाई इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। जैव विविधता का क्या अर्थ है। जैव विविधता,
तो मेरे भाई जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं बोल सकते हम विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु जैव विविधता कहलाएंगे, नहीं। जब किसी निश्चित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु होते हैं तो उसी को कहा जाता है जैव विविधता। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यदि पूछा जाए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो बताइएगा 22 मई को मनाया जाता है। क्लियर। अगला है पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष आयोजित किया गया था। मेरे भाई आप सभी को पता है प्रतिवर्ष 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस है वह मनाया गया था वर्ष 1974 में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है। तो मेरे भाई ये जो नारा है ये नारा है चिपको आंदोलन का कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। और एग्जाम में पूछा जाता है इस नारे को किसने दिया था तो बताइएगा इस नारे को दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने दिया था ये नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। यदि आपसे पूछा जाए एपी को आंदोलन का नेतृत्व किसने किया तो बताइएगा पांडुरंग हेगड़े। और नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन थी, मेधा पाटेकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। बताएंगे आप लोग पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है तो भैया कौन सा है, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए इवनिंग स्टार या सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है तो बताइएगा शुक्र को कहा जाता है। पूछा जाए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बताइएगा बुध ग्रह। पूछा जाए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है तब भी आपको बताना है बुध है। पूछा जाए लाल ग्रह किसे कहा जाता है बताइएगा मंगल को कहा जाता है। पूछा जाए पीला ग्रह किसे कहा जाता है बृहस्पति को कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लो भाई मेरे। कोई आप ओल्ड पेपर उठा के देखो तब आपको पता चलेगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है जैव विविधता दशक क्या है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2011-2020 को जैव विविधता दशक घोषित किया है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। खरीफ की फसलें सर्दियों की फसलें हैं, गलत भैया। रबी की फसलें होती हैं सर्दियों की फसलें। ठीक है, यहाँ पर जो सही है वो मैं आपको बताता हूँ सीधा। जो गेहूं है भैया ये रबी की फसल है, एक सही है, बाकी ए बी और डी क्या है गलत है। ठीक है। हाँ एक बात और सुन लीजिए, जो रबी की फसलें हैं ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसलिए बता रहा हूँ। कब, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में वो काटी जाती हैं। आप लोग कमेंट करके बताना जो खरीफ की फसलें हैं उनकी बुआई कब होती है और कटाई कब होती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अगला है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो मेरे भाई विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर और ये कहाँ पर है, ये भारत के असम राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। कौन नदी पर है, ब्रह्मपुत्र। कहाँ है, असम में। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करें। आप लोगों ने एक बात देखा होगा, आप पढ़ते हैं उसे भूल क्यों जाते हैं, इसलिए भूल जाते हैं आप सीधा सीधा पढ़ते हैं ना। यदि आप कोई क्वेश्चन डिटेल में पढ़ेंगे मेरे भाई, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके दिमाग में वो छप जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। आप सीधा सीधा पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है। तो मेरे भाई पौधों के भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण।
ठीक है, और ए सबसे अधिक होता है लाल प्रकाश में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आप लोगों का क्वेश्चन है, बताइएगा कि सबसे कम प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो आज इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।